Good morning, ma'am. Morning, beta. Good morning. Good morning, ma'am. Morning, beta. Good morning. सुमैया भी आ गई। मनीषा वैरवा, गरिमा चौधरी, सुमैया। शिवानी चौधरी, संगीता गौड़, सुमैया। कोमल चौधरी भी आ गई। पूजा सरमुट आ गई।
Good morning, ma'am. मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सुप्यारी आ गई। स्नेहा, स्नेहा भी है क्या आपकी क्लास में? आज पहली बार आई है स्नेहा दूधी। हाँ बेटा, स्नेहा दूधी आज पहली बार आई हो क्या? स्नेहा दूधी। एक्सक्यूज मी, स्नेहा दूधी। Yes, ma'am. शालू प्रजापत, सविता शर्मा, पूजा सामोटा, कोमल चौधरी, शिवानी चौधरी, स्नेहा, गरिमा चौधरी, सुमैया, संगीता, सुप्यारी। भावना कंवर आ गई। भावना कंवर। हम स्टार्ट करते हैं बेटा। अपन कल कर रहे थे थ्योरीज ऑफ एसेंट ऑफ सेट। एसेंट ऑफ सेट की थ्योरीज के बारे में बात कर रहे थे। तो मतलब बेटा बात की आवाज नहीं है, रसारोहण के सिद्धांत के बारे में अपन बात कर रहे थे कल। तो आज करेंगे पल्सेशन थ्योरी ऑफ बॉस। बॉस का स्पंदन सिद्धांत। रसारोहण की थ्योरीज के बारे में बात कर रहे थे, तो बात करेंगे बोस का स्पंदन सिद्धांत। तो बोस के अनुसार पौधे में रसारोहण, बेटा बात की आवाज आ रही है। बोस के अनुसार पौधों में एसेंट ऑफ सेप रसारोहण वल्कुट की सबसे भीतरी परत में नियमित रिदमिक पल्सेशन के फलस्वरूप होता है। बॉस ने कोशिकाओं के स्पंदन को डेस्मोडियम नामक पादप पर प्रदर्शित किया था। बॉस ने अपने प्रयोग में डेस्मोडियम के तने में सुई को चुभोकर सुई में गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा प्रवाहित की। सुई जब बाह्य वल्कुट आउटर कॉर्टेक्स तक सीमित थी तो सुई जब आउटर कॉर्टेक्स बाह्य वल्कुट तक सीमित थी तो गैल्वेनोमीटर में हल्का स्पंदन देखा गया, लेकिन सुई के भीतरी वल्कुट स्तर तक मतलब एंडोडर्मिस के पास के स्तर पर पहुंचने पर स्पंदन स्थायी तथा तेज गति से देखे गए। एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, आप लोगों की आवाज नहीं है बेटा, आवाज आ रही है इसमें आपके। देखना बेटा, ये सर जेसी बोस के बोस पल्सेटरी मूवमेंट थ्योरी के बारे में मैं आपको समझा रही हूँ। इसे कहते हैं बोस का स्पंदन सिद्धांत। तो सर जेसी बोस प्रपोज्ड ए वाइटल थ्योरी फॉर द एसेंट ऑफ सेप। रसारोहण के लिए जेसी बोस ने एक वाइटल थ्योरी, जैविक सिद्धांत दिया था। ही मतलब बोस experimentally showed that the living cells of the innermost layer of the cortex
were in a state of pulsatory motion, that is alternate expansion and contraction. बेटा किसी के फोन की आवाज आ रही है, इसको म्यूट करो, ये भी रिकॉर्ड में जाएगी. अल्टरनेट एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मतलब बोस ने क्या पाया बेटा कि सर जेसी बोस observed that the living cells of the innermost layer of the cortex were in a state of pulsatory motion, that is alternate expansion and contraction. This pulsation, according to Bose, caused the pumping of water from cell to cell in an upward direction. तो आप इस डायग्राम में क्या देख रहे हो, बोस ने एक इलेक्ट्रिक प्रोब का यूज किया, इलेक्ट्रिक प्रोब मतलब इलेक्ट्रिक नीडल का यूज किया, और इसने एक गैल्वेनोमीटर का भी यूज किया. तो मैंने क्या बताया था कि जब उन्होंने बोस ने तने में सुई को देख रहे हो आप डायग्राम में, तने में सुई को चुभोकर सुई में गैल्वेनोमीटर की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित की, तो सुई जब बाह्य बलकुट तक आउटर कॉर्टेक्स तक सीमित थी तो गैल्वेनोमीटर ये जो है में हल्का स्पंदन देखा गया. मतलब बोस एक्सपेरिमेंटेड विद ए सेल्फ मेड एपरेटस. ये जो आप देख रहे हो एपरेटस, ये बोस का बना हुआ एपरेटस था. इट कंसिस्टेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक प्रोब, ये मैं घुमा रही हूँ एरो, इलेक्ट्रिक प्रोब, गैल्वेनोमीटर, ये देख रहे हो गैल्वेनोमीटर, an electric dry cell and a thin copper wire. ये क्या लिया, कॉपर वायर. तो बॉस took a potted plant, एक उन्हें potted plant लिया, to which one point of the galvanometer was connected. एक पॉइंट पादप की किससे कनेक्ट कर दी, गैल्वेनोमीटर से. The other point of the plant was connected with an electric probe. दूसरी पॉइंट पादप का किससे कनेक्ट कर दिया बॉस ने, इलेक्ट्रिक प्रोब से कनेक्ट कर दिया. अब इस इलेक्ट्रिक प्रोब को इंसर्ट किया इनटू द स्टेम स्लोली. बोस ने इस सुई को, इलेक्ट्रिक प्रोब को ही इंसर्टेड स्लोली इनटू द स्टेम. When the electric probe reached the innermost layer of the cortex, the galvanometer showed momentary deflection for a longer period. तो बॉस ने क्या पाया, जब सुई मतलब सुई भीतरी बलकुट स्तर तक पहुंचती है, मतलब जब सुई बलकुट मतलब भीतरी बलकुट स्तर तक पहुंचती है तो स्पंदन स्थायी हो जाते हैं और तेज गति से स्पंदन होने लगते हैं. मतलब पल्सेशन तेज गति से होने लगते हैं. और बॉस के अनुसार यह स्पंदन बलकुट की भीतरी परत की कोशिकाओं की स्पंदन क्रिया के कारण होता है. मतलब ये स्पंदन, ये पल्सेशन किस लिए हो रहे हैं कि बॉस के अनुसार ये स्पंदन, ये पल्सेशन बलकुट कॉर्टेक्स की भीतरी स्तर की कोशिकाओं की स्पंदन क्रिया के कारण होता है, जो एसेंट ऑफ सेप के लिए उत्तरदायी है. बॉस ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब कोशिकाएं फैलती हैं तो अपने नीचे स्थित कोशिकाओं से जल ग्रहण कर लेती हैं. अब जब कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो कोशिकाओं के सिकुड़ने से जल को ऊपरी कोशिकाओं में धकेल देती हैं. इस प्रकार इन कोशिकाओं के लगातार फैलने व सिकुड़ने से जल का परिवहन ऊपर की ओर होता है. मॉलिश ने बॉस के मत का समर्थन किया, परंतु इस सिद्धांत को व्यापक समर्थन नहीं मिला. मतलब फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन बोस कंक्लूडेड, बोस ने निष्कर्ष निकाला that the cells of the layer of the innermost layer of the cortex were in a state of pulsation. पल्सेशन का मतलब स्पंदन दर्शाती हैं. ऑन एक्सपांशन मतलब एक्सपांशन के समय, मतलब जब कोशिकाएं फैलती हैं, एक्सपांशन के समय, ऑन एक्सपेंशन द सेल्स एब्जॉर्ब्ड वाटर
फ्रॉम द लोअर सेल्स। जब कोशिकाएं फैलती हैं तो ये कोशिकाएं लोअर सेल से वाटर को अवशोषित कर लेती हैं। And on contraction, water was pumped into the next higher cells. और जब ये कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो ये जल को हायर सेल्स में पंप कर देती हैं, वाटर को पंप नेक्स्ट हायर सेल्स में कर देती हैं। Bose also observed that for one pulsation, contraction and expansion, it took 14 seconds to several minutes. बोस ने ये भी देखा कि एक स्पंदन के लिए, एक पल्सेशन के लिए, स्पंदन में को किसे कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, मतलब सिकुड़ना व फैलने को स्पंदन कहते हैं, पल्सेशन कहते हैं। तो इस स्पंदन में कितना टाइम लगता है? 14 सेकंड से सेवरल मिनट्स तक समय लगता है। दिस पल्सेशन was called by J.C. Bose as the heart beating of plants. इसका मैंने क्या नाम बताया था? पल्सेशन थ्योरी ऑफ बोस, मतलब बोस का स्पंदन सिद्धांत। और इसको बोस ने और क्या नाम दिया? पल्सेशन। दिस पल्सेशन वाज कॉल्ड बाय जेसी बोस एज अ हार्ट बीटिंग ऑफ द प्लांट्स। अब मैंने बताया कि जो मॉलिश है उन्होंने बॉस की थ्योरी का समर्थन किया। तो मॉलिश showed that the movement of pulsation could be greatly increased by administration of heart stimulating drugs, and this supported the view of J.C. Bose. Many workers जैसे कि डिक्सन है, शल, मैकडोगल have pointed out that there is no relationship between such pulsatory movement and the rate of water translocation. तो इस तरह से बोस के थ्योरी थी, लेकिन इस बोस की थ्योरी के कुछ ऑब्जेक्शंस थे। तो बोस का स्पंदन सिद्धांत की क्या क्या आपत्तियां थी, क्या क्या ऑब्जेक्शंस थे? पहला आपत्ति थी, ऑब्जेक्शन, इस प्रकार की स्पंदन गति अन्य वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित नहीं की गई है। मतलब प्लांट्स में जो इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है उसमें स्पंदन देखा गया, लेकिन इस प्रकार की स्पंदन गति, पल्सेटरी रेट या पल्सेशन अन्य वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित नहीं की गई। तो पहला ऑब्जेक्शन ये था। दूसरा आपत्ति थी, स्पंदन गति द्वारा पादप में रसारोहण की दर वास्तविक रसारोहण दर से कई 100 गुना कम होती है। तीसरा था, स्ट्रासबर्गर तथा अन्य समकालीन वैज्ञानिकों के प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि रसारोहण में जीवित कोशिकाओं का योगदान नहीं होता है। तो स्ट्रासबर्गर ने क्या बोला बेटा कि जो एसेंट ऑफ सैप है जिसे कि रसारोहण कहते हैं, उसमें लिविंग सेल्स का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। लेकिन बॉस ने कहा कि जो कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स है उसमें पल्सेशन देखा गया, स्पंदन पाया गया। तो कॉर्टेक्स की सेल्स कैसी होती है? लिविंग होती हैं। लेकिन स्ट्रासबर्गर एवं अन्य वैज्ञानिकों ने बॉस के इस मत को इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया कि जीवित कोशिकाओं में कि रसारोहण में लिविंग सेल्स, जीवित कोशिकाओं का कोई भी योगदान नहीं होता है। चौथा ऑब्जेक्शन किया दिया कि वलयन प्रयोग, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, अवरुद्ध प्रयोग व रंजक अभिगमन प्रयोग, मतलब मूवमेंट ऑफ डाइस एक्सपेरिमेंट आदि द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि रसारोहण एसेंट ऑफ सैप बलकुट द्वारा नहीं बल्कि जाइलम वाहिकाओं के द्वारा होता है। मतलब जो अपन ने कल देखा था, एक तो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, एक डाइज वाला एक्सपेरिमेंट, तो अपन ने पाया जो रसारोहण है एसेंट ऑफ सैप है जाइलम की वाहिकाओं के द्वारा होता है, ना कि कॉर्टेक्स के द्वारा रसारोहण की प्रक्रिया होती है। तो इस आधार पर भी बॉस के थ्योरी को, बॉस की पल्सेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब इस पर आपत्ति उठाई गई, इस पर ऑब्जेक्शन उठाया गया।
अब बात करते हैं अपन रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी, अब कुछ मतलब मूल कोशिकाओं द्वारा सक्रिय जल अवशोषण के परिणाम स्वरूप एकत्रित जल के कारण उत्पन्न हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मूल दाब कहते हैं, रूट प्रेशर कहते हैं। और रूट प्रेशर, मूल दाब शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर्वप्रथम स्टीफेन स्टीफेन हेल्स ने किया था तथा रसारोहण का मूल दाब सिद्धांत प्रीस्टले ने PRIESTLEY ने प्रतिपादित किया। यह मूल दाब रूट प्रेशर जल को ऊपर तने में धकेलने में सक्षम होता है। जब किसी सिंचित पादप को आधार के निकट से काटा जाता है तो जल या जाइलम सेप कटे हुए भाग से बहने लगता है। इस क्रिया को ब्लीडिंग कहते हैं। तो अपन एक स्लाइड में एक शेयर और करती हूँ आप लोगों के साथ। एक स्लाइड, हाँ बेटा देखना, रूट प्रेशर थ्योरी किसकी बात कर रहे हैं? मूल दाब सिद्धांत की। मतलब ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर absorbed by the roots, a hydrostatic pressure is developed in the root system called the root pressure। मतलब जड़ें क्या करती हैं आप लोग जानते हो, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, जल को अवशोषित करती हैं। और जब जड़ें वाटर को, जल को अवशोषित करती हैं तो यह जल जड़ों में एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण जड़ों में एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विकसित हो जाता है। और इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि रूट सिस्टम में डेवलप हो जाता है उसको अपन रूट प्रेशर कहते हैं, मूल दाब कहते हैं। तो अपन ये देखते हैं कि इफ द स्टेम ऑफ ए प्लांट is cut near its base, xylem sap is seen to flow out through the cut end. This phenomenon is called as bleeding or exudation। मतलब क्या बताया, जब किसी सिंचित पादप को, जब किसी सिंचित पादप को आधार के निकट से काटा जाता है तो जाइलम सेप या पानी या जल जाइलम सेप कटे भाग से बहने लगता है। और जब जाइलम सेप कटे भाग से बहने लगता है तो इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? ब्लीडिंग कहते हैं या एक्सक्यूडेशन कहते हैं, जो कि मूल दाब का परिणाम है। अब स्तंभ के कटे सिरे को रबर नली द्वारा मैनोमीटर से जोड़कर मूल दाब को मापा जाता है। मतलब if a tube with a mercury manometer is attached to the bleeding stem, it can be seen that water is forced from the roots under considerable pressure। ठीक है, so the living cells of the root are involved in the phenomenon of ascent of sap। मतलब जो लिविंग सेल्स हैं, जड़ों की जो जीवित कोशिकाएं हैं, वो रसारोहण एसेंट ऑफ सेप में सम्मिलित होती हैं। और अपन देखते हैं कि मूल दाब का अधिकतर मान 2 एटमॉस्फेयर तक पाया गया है, जो छोटे पौधों में लगभग 20 मीटर ऊंचाई तक रसारोहण के लिए एक सीमा तक सहभागी होता है। तो रूट प्रेशर में हेल्प in some plants for the conduction of water to a short distance. Still, this phenomenon is not considered to be universal। कि जो मूल दाब है वो कुछ पादपों में वाटर का, जल का कंडक्शन करने में मदद करता है। मतलब इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर टू ए शॉर्ट डिस्टेंस। लेकिन इस थ्योरी की, मूल दाब सिद्धांत के भी कुछ ऑब्जेक्शन से, कुछ आपत्तियां थी, जिसके द्वारा मूल दाब सिद्धांत को भी
रिजेक्ट कर दिया गया। पहली आपत्ति क्या थी? रसारोहण की क्रिया मूल के अभाव में भी जारी रहती है। मतलब एसेंट ऑफ सेप अगर रूट भी नहीं हो तो भी जारी रहता है, कंटिन्यूअस होता है, तो रूट की बात ही नहीं है। तो इसलिए इस रूट मूल दाब थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि रसारोहण की क्रिया तो अगर मूल के अभाव में भी जारी रहती है। दूसरा ऑब्जेक्शन क्या था? अनावृत बीजी, जिसको कि जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं, अनावृत बीजी पादपों में मूल दाब का अभाव होता है। जो जिम्नोस्पर्म्स है, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, उनमें रूट प्रेशर एब्सेंट होता है, जबकि इस समूह में सबसे लंबे पादप सम्मिलित हैं। मतलब जिम्नोस्पर्म्स में जो सबसे लंबा प्लांट है वो कौन सा है? सिकोया, सिकोया है। सबसे लंबा पादप सिकोया जिम्नोस्पर्म्स में सम्मिलित है, तो भी जिम्नोस्पर्म्स में मूल दाब एब्सेंट होता है। तीसरा ऑब्जेक्शन क्या था? तेज ट्रांसपिरेशन करने वाले, तेज वाष्प उत्सर्जन करने वाले पादपों में मूल दाब नहीं देखा गया है, जबकि इनमें ऋणात्मक दाब ट्रांसपिरेशन पुल उत्पन्न होता है। मूल दाब का निर्माण न्यून वाष्प उत्सर्जन के समय होता है, जब रसारोहण की दर न्यूनतम होती है। चौथा क्या है ऑब्जेक्शन? पौधों में इसका मान 2 एटमॉस्फेयर से कम होता है, जो लंबे पौधों में रसारोहण के लिए अपर्याप्त होता है। अब बात करते हैं अबाउट द फिजिकल फोर्स थ्योरीज, भौतिक बल सिद्धांत। तो भौतिक बल सिद्धांतों के अनुसार जीवित कोशिकाएं रसारोहण में भाग नहीं लेती। अपन ने पहले क्या देखा था? जो भी जीवित कोशिकाएं हैं, लिविंग सेल्स हैं, वो रसारोहण एसेंट ऑफ सेप में भाग लेती हैं। लेकिन ये पाया गया, मतलब फिजिकल फोर्स थ्योरीज के अनुसार ये देखा गया, यह पाया गया, फिजिकल फोर्स थ्योरीज के अनुसार जीवित कोशिकाएं रसारोहण में भाग नहीं लेती, बल्कि यह क्रिया भौतिक बलों, फिजिकल फोर्सेस के द्वारा संपन्न होती है। और समय समय पर प्रस्तुत मत कुछ इस तरह से हैं। पहला है फिजिकल फोर्स थ्योरी में एक थ्योरी है कैपिलरी थ्योरी, केशिकत्व सिद्धांत, कैपिलरी थ्योरी। तो एक स्लाइड इसकी भी शेयर करते हैं, कैपिलरी थ्योरी की आपके साथ, ठीक है। एक बार बेटा कैपिलरी थ्योरी मैं निकाल रहा हूँ, इसकी स्लाइड आपके साथ शेयर करते हैं। देखो बेटा, अब फिजिकल फोर्स थ्योरी suggests that as ascent of sap takes place through the dead xylem vessels, the mechanism is entirely physical and living cells are not involved. तो इन्होंने क्या बताया कि जो लिविंग सेल्स हैं वो रसारोहण में भाग नहीं लेती। तो पहला है बोहेम्स थ्योरी, जिसको कि अपन बोलते हैं कैपिलरी थ्योरी। तो सकड़ी नलिकाओं में पृष्ठ तनाव के कारण, सकड़ी नलिकाओं में पृष्ठ तनाव के कारण जल ऊपर चढ़ता है। क्या होता है बेटा? जल ऊपर की ओर चढ़ता है। किसमें चढ़ता है? सकड़ी नलिकाओं में। सकड़ी नलिकाओं में पृष्ठ तनाव के कारण जल ऊपर चढ़ता है। इस क्रिया को कैपिलरिटी कहते हैं। तो पौधों में जाइलम की वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं केशिका का कार्य करती हैं। मतलब जो भी प्लांट्स हैं उसमें जाइलम में जो भी ट्रैकीट्स व वेसल्स मिलते हैं वो कैसे कार्य करते हैं? एक कैपिलरी के रूप में कार्य करते हैं।
तो बोहेम के अनुसार जाइलम वाहिकाओं में जल कैपिलरी क्रिया द्वारा, केशिकत्व क्रिया द्वारा ऊपर को चढ़ता है। लेकिन इस थ्योरी के भी, कैपिलरी थ्योरी के भी कुछ ऑब्जेक्शंस थे। तो एक स्लाइड देखते हैं। इसमें देख रहा, it was suggested by Boehm. तो Boehm suggested that the xylem vessels behave like the capillary tubes. तो xylem की वाहिकाएं हैं वो कैपिलरी ट्यूब मतलब कैपिलरी ट्यूब के जैसे कार्य करती हैं। Boehm believed that this capillarity of the vessels and the normal atmospheric pressure are responsible for the ascent of sap. तो बोहेम ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो जाइलम वेसल्स हैं जो कि कैपिलरी ट्यूब की तरह कार्य करती हैं, वो रसारोहण के लिए उत्तरदायी होती हैं। The vessel capillaries exert some force which help to raise the water up to certain height of the stem. दो जो जाइलम वेसल्स हैं जो कि कैपिलरीज की तरह कार्य करती हैं, वो कुछ फोर्स, दाब, फोर्स को क्या बोलेंगे, वो कुछ फोर्स, बल एक्सर्ट करती हैं और इस फोर्स के मारे जो वाटर है वो ऊपर की ओर स्टेम में प्रवाहित होता है। तो द थ्योरी वाज डिस्क्रेडिटेड ड्यू टू द फैक्ट दैट द कैपिलरी फोर्स कैन रेज वाटर इन द स्टेम ओनली अप टू ए सर्टेन हाइट। तो इस थ्योरी के क्या ऑब्जेक्शन है? कैपिलरिटी थ्योरी मतलब पहला ऑब्जेक्शन था रसारोहण की दृष्टि से केशिकत्व बल, कैपिलरी फोर्स का मान कम होता है। तो सामान्य वाहिका में पृष्ठ तनाव के फलस्वरूप केवल 1.5 मीटर ऊंचाई तक जल ऊपर चढ़ सकता है। दूसरा ऑब्जेक्शन था किसका? केशिकत्व सिद्धांत का। तो केशिकत्व के लिए मुक्त सतह का होना आवश्यक है, जबकि वाहिकाओं में खुली सतह का अभाव होता है। जो जाइलम की वेसल्स है बेटा, उसमें ओपन सरफेस, बेटा हाँ बीच में आवाज नहीं, जो जाइलम की वेसल्स हैं, वाहिकाएं हैं, उनमें खुली सतह का अभाव होता है, लेकिन केशिकत्व के लिए मुक्त सतह का होना आवश्यक होता है। तीसरा ऑब्जेक्शन है केशिकत्व के लिए मतलब कैपिलरी थ्योरी के लिए या केशिकत्व के लिए नली का एक सिरा जल के सीधे संपर्क में होना आवश्यक है, परंतु मृदा जल सीधे वाहिकाओं के संपर्क में नहीं होता है। चौथा ऑब्जेक्शन है, चौथा आपत्ति क्या है? जिम्नोस्पर्म्स में वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। अपन देखते हैं जो भी अनावृत बीजी पादप हैं जैसे कि जिम्नोस्पर्म, साइकोस्पाइनस, इफिड्रा, उनमें वाहिकाएं वेसल्स नहीं पाई जाती तथा ट्रैकिड्स वाहिनिकाओं में अंतःभित्ति के कारण ये केशिका का कार्य नहीं करती है। और जो वाहिनिकाएं हैं, ट्रैकिड्स हैं, उनमें अंतःभित्ति के कारण ये केशिका मतलब कैपिलरी का कार्य नहीं करती हैं, इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। वाहिकाओं में भित्ति पर विभिन्न प्रकार का स्थूलन पाया जाता है। अगर वाहिका मिलती है तो उनमें जो भित्ति है उनमें विभिन्न प्रकार का स्थूलन पाया जाता है, जिसके कारण इनकी गुहा का व्यास, ल्यूमेन ऑफ द वेसल्स, एक समान नहीं होता है, जो केशिकत्व के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार अपन एक स्लाइड और देख लेते हैं इसी की। तो ये वाली बोहेम का कर रहे थे अपन। तो फर्दर मोर द कंडक्टिंग एलिमेंट्स इन जिम्नोस्पर्म्स sorry, furthermore the conducting elements in gymnosperms are tracheids with several porous septa.
Capillarity also implies free surface, but the vessel elements are not in direct contact with the soil water. तो अपन ने देखा जिम्नोस्पर्म्स में वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं तथा वाहिकाओं में अंतर्भित्ति के कारण एक केशिका का कार्य नहीं करती हैं। अब अपन नेक्स्ट बात किसकी करेंगे? इम्बाइबिशन थ्योरी ऑफ सेक्स, मतलब अंतः शोषण सिद्धांत। किसकी? अंतः शोषण सिद्धांत। तो सेक्स बिलीव्ड that water is imbibed through the cell wall materials and translocated upwards. तो सेक्स के अनुसार या साक्स के अनुसार जल वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं की मोटी भित्तियों से अंतः शोषण क्रिया इम्बाइबिशन द्वारा ऊपर चढ़ता है, क्योंकि इनकी भित्ति में कोलॉइडी कण उपस्थित होते हैं। So the theory states that ascent of sap takes place through the wall, but it is evident that water is translocated through the lumen of the vessels. तो ये थी सेक्स की थ्योरी, जिसका नाम क्या था? इम्बाइबिशन थ्योरी, अंतः शोषण सिद्धांत। मतलब सेक्स के अनुसार जल वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं की मोटी भित्तियों थिक वॉल से अंतः शोषण इम्बाइबिशन क्रिया द्वारा ऊपर चढ़ता है, क्योंकि इनकी भित्ति में कोलॉइडी कण उपस्थित होते हैं। अंतः शोषण बल इम्बाइबिशन फोर्स का मान 100 से 1000 एटमॉस्फेयर तक होता है, जो पादप में रसारोहण के लिए पर्याप्त होता है। तो कल अपन और थ्योरीज भी पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी और वाटर मूवमेंट इन अदर डायरेक्शंस। तो इसमें स्मॉल क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं बेटा? रसारोहण के जैविक बल सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो रसारोहण के जैविक बल सिद्धांतों के जब नाम लिखने हैं आपको, तो आप केवल नाम लिख दोगे। तो अपन ने भी भौतिक बल सिद्धांत देखे, फिर जैविक बल सिद्धांत देखेंगे, ठीक है। तो रसारोहण के जैविक या जैव बल सिद्धांतों के नाम लिखिए। जेसी बोस के स्पंदन सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? ये है एक शॉर्ट क्वेश्चन। डिक्सन जोली सिद्धांत के समर्थन में प्रमाण दीजिए। डिक्सन जोली सिद्धांत के विरुद्ध 2 आक्षेप बताइए। एक तो आता है डिक्सन जोली थ्योरी, डिक्सन जोली सिद्धांत, जेसी बोस सिद्धांत, और एक है आपका डिक्सन जोली सिद्धांत के विरुद्ध जो ऑब्जेक्शन थे के विरुद्ध 2 आक्षेप बताइए। ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। या निम्न पर टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन मूल दाब सिद्धांत। अपन ने पढ़ा अभी रूट प्रेशर थ्योरी, डिक्सन जोली थ्योरी, जैविक बल सिद्धांत। इस पे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं।